हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर, मतलब अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन को पढ़ने से पहले आज हम बात करेंगे कंपनी के ऊपर। देखो, व्यावसायिक संगठन के एकाकी स्वामित्व एवं साझेदारी प्रारूप एक बड़े व्यवसाय की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी सीमाएं थी, जैसे कि सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध की योग्यता, असीमित दायित्व और अन्य कमियां। इन कमियों के कारण ही एक ऐसे स्वामित्व प्रारूप की जरूरत थी जो इन सभी संगठनों की कमियों को दूर कर सके। इसलिए व्यावसायिक संगठन के एकाकी स्वामित्व मतलब केवल एक ही व्यक्ति के अधिकार और साझेदारी प्रारूपों की कमियों को दूर करने के लिए व्यावसायिक संगठन का कंपनी प्रारूप अस्तित्व में आया। कंपनी होती क्या है? कंपनी कुछ व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है जिसका निर्माण कानूनी प्रक्रिया के द्वारा होता है और जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अपना व्यवसाय शुरू करती है। इसके अकॉर्डिंग देखो, जो कंपनी जो होती है एक ऐसी संस्था होती है जो द्रव्य या द्रव्य के बराबर का अंशदान एक संयुक्त कोष में जमा करती है और किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, किसी स्पेशल निश्चित उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग करती है, कंपनी कहलाती है। प्रोफेसर हेने ने इसके डेफिनेशन दी है। वो कहता है कि कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब कि लोगों के द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना एक अलग से अस्तित्व होता है, निरंतर उत्तराधिकार होता है और जिसकी अपनी खुद की एक सार मुद्रा, एक कॉमन सील होती है, वो कंपनी कहलाती है। देखो, कंपनी अधिनियम 1956 में आया। आप सभी को पता है कि सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट आया। पार्टनरशिप जो एक्ट था वो 1932 था। साझेदारी अधिनियम 1932, उसकी कुछ कमियां थी, उसकी कुछ खामियां थी या उसकी कुछ अपनी सीमित लाइबिलिटीज थी, यानी कि उसकी ऐसी योग्यता थी जिसको असीमित दायित्व और अन्य कमियों के कारण ही कंपनी अधिनियम अस्तित्व में आया। कंपनी अधिनियम 1956 में पारित हुआ, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंज हुए और अब आज के दिन जो कंपनी अधिनियम है वो 2013 है। कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग इसकी अपनी कुछ फीचर्स होती हैं। आज हम उन फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कंपनी अधिनियम कब है, तो अब आप स्टूडेंट इसको कंपनी अधिनियम 2013 के नाम से जानेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की अपनी कुछ फीचर्स हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है इसका फीचर्स के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। इसका मतलब होता है कि कंपनी एक कानूनी व्यक्ति है और इसका अस्तित्व इसके सदस्यों से अलग होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये अपने नाम से कोई बैंक में खाता खोल सकती है, अपने नाम से अनुबंध कर सकती है और इसका अपना अलग अस्तित्व होने के कारण ये अपने ऋणदाता से ऋण वसूल करने का, या अगर कोई व्यक्ति कंपनी के ऊपर वाद प्रस्तुत करता है तो वो केवल कंपनी के ऊपर ही वाद कर सकता है, इसके किसी सदस्य पर नहीं, क्योंकि कंपनी का अपने आप में एक अलग से ही अस्तित्व होता है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब स्थायी जीवन। कंपनी काल का इसके सदस्यों के अवकाश ग्रहण, मृत्यु या दिवालियापन या पागलपन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अंशधारी जो हैं वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं और कंपनी हमेशा के लिए चलती रहती है जब तक कि कंपनी अधिनियम के अनुसार इसका समापन न कर दिया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है लिमिटेड लायबिलिटीज। लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब होता है सीमित दायित्व। अगर किसी कंपनी के अंशधारी ने अपने दायित्व में से, यानी कि वो केवल उतनी ही राशि कंपनी को पे कर सकता है जितना कि उसका दायित्व लिमिट होता है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी की एक शेयर की जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है 10 रुपए है और उसने उस 10 रुपए में से किसी अंशधारी ने 7 रुपए ऑलरेडी पहले ही पे कर दिए हैं, चुका दिए हैं, तो वो केवल अनपेड वैल्यू को ही चुकाने के लिए लायबल होगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 7 रुपए उसने चुका दिए 10 में से, तो केवल वो 3 रुपए ही उसको पे किए जाएंगे कंपनी को, उससे ज्यादा से राशि उससे नहीं मंगवाई जा सकती, क्योंकि कंपनी जो है वो अपनी लिमिटेड लायबिलिटीज की वजह से यहां केवल 3 रुपए ही मंगवा सकती, उससे ज्यादा की राशि नहीं मंगवा सकती। नेक्स्ट जो पॉइंट है आता है वो आता है हमारा कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कि कंपनी की अपनी एक सार मुद्रा होती है।
देखो, कंपनी अपनी एक सार मुद्रा रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती। अगर कंपनी अपनी सार मुद्रा रखती है तो इसके जितने भी प्रलेख होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर, सभी के ऊपर सार मुद्रा मतलब इस कंपनी की जो मोहर होती है वो अंकित होनी जरूरी है, वो लगी हुई होनी जरूरी है, कंपलसरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ए शेयर, मतलब अंशों की हस्तांतरणीयता। देखो, अंशों की, कंपनी की पूंजी जो है वो टुकड़ों में बटी हुई होती है, हिस्सों में विभाजित होती है, और उस प्रत्येक हिस्से को, उस प्रत्येक टुकड़े को हम अंश बोलते हैं। अंश कंपनी की कुछ शर्तों के अनुसार हस्तांतरणीय होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी एक कैंडिडेट के पास शेयर है, वो दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर कर सकता है, दूसरा कैंडिडेट किसी तीसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसकी कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों का अगर पालन किया जाए तो कंपनी अधिनियम के तहत अंशों को ट्रांसफर किया जा सकता है, शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्रॉम ओनरशिप, मतलब कंपनी का जो प्रबंधक तो होता है या स्वामित्व से वो अलग होता है, प्रबंध अलग से होता है और उसका स्वामित्व अलग होता है। अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, ओनर होते हैं, परंतु इनकी जो संख्या होती है, जो नंबर होते हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, और इसी कारण से ये कंपलसरी नहीं हो पाता कि वो सभी अंशधारी, जितने भी शेयर होल्डर हैं, वो कंपनी के प्रतिदिन के प्रबंध में भाग ले सके। इसलिए कंपनी के जो प्रबंध होता है वो उनके अंशधारियों द्वारा चुने हुए, यानी कि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, उन्होंने अपना एक संचालक मंडल चुन लिया जाता है और उन्हीं के द्वारा ही कंपनी को मैनेज किया जाता है। कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं, कंपनी को मैनेज करने वाले अलग से होते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो थे हमारे कंपनी के फीचर्स। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है काइंड्स ऑफ ए कंपनी, कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। देखना, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार रजिस्टर्ड कंपनियां निम्न प्रकार से हम इनको विभाजित कर सकते, बांट सकते हैं। तो जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होती है, संयुक्त स्टॉक वाली जो कंपनियां होती हैं, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां, वो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनलिमिटेड कंपनी, दूसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो जो कंपनी लिमिटेड अनलिमिटेड जो कंपनी होती है, इसका मतलब होता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार असीमित कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि यदि कंपनी को कोई हानि हो जाती है तो कंपनी की संपत्तियों को, यानी कि उसके ऋणों को चुकाने के लिए जो सदस्य होते हैं उनकी निजी संपत्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि कंपनी अधिनियम इनके निर्माण की अनुमति देता है, परंतु ये जो कंपनियां हैं ये भारत में नहीं पाई जा सकती, या ये कंपनियां भारत में नहीं पाई जाती हैं। दूसरा जो आता है वो आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब इस कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जितने इसके मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स ने जितनी भी कंपनी को गारंटी दी है, केवल उतने तक ही कंपनी की लायबिलिटी जो है, दायित्व जो वो सीमित हो जाता है। उससे ज्यादा कंपनी कभी भी अपनी लाइफ में लायबिलिटीज को ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी को पहले से ही गारंटी दे दी गई है कि कहां तक उसकी लायबिलिटीज सीमित रहेगी, उससे ज्यादा के अंशों को अपने अंकित मूल्य पर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी को उसको क्या कर दिया गया है, लिमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो एक सदस्य जो होते हैं, उनका जो लिमिटेशन होता है, उनका दायित्व होता है, वो शेयरों से निर्धारित होता है। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ये 3 टाइप की होती है। नंबर 1 होता है प्राइवेट कंपनी, दूसरा होता है पब्लिक कंपनी, तीसरी होती है ओबीसी। प्राइवेट कंपनी से अभिप्राय है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती हो, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर को, जिसके अंशों को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, और जिसकी जो सदस्य जो संख्या होती है वो 200 तक होती है। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं वो कम से कम कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। और जो पब्लिक को अपने शेयर को खरीदने और बेचने के ऊपर, यानी कि ऋण पत्र, जितने भी उसके डिवेंचर होते हैं, जितने भी शेयर होते हैं, उनके ऊपर उनको परमिशन निमंत्रण नहीं दे सकती, इन्विटेशन नहीं दे सकती कि आप आए और हमारे शेयर या डिवेंचर परचेज करें। ये तो होती है हमारी प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना कंपलसरी है। दूसरा होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है सार्वजनिक कंपनी। देखो, जो एक सार्वजनिक कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक ऐसी कंपनी होती है जो निजी कंपनी नहीं है।
इसके सदस्यों की जो संख्या होती है वो अधिकतम 7 होती है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये जनता को अपने अंशों को खरीदने का निमंत्रण दे सकती है। इसके शेयर यानी कि इसके अंशों को के हस्तांतरण पर किसी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इस कंपनी को अपने नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड वर्ड यानी कि लिमिटेड वर्ड लिखना कंपलसरी है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी ओपीसी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी और एक निजी कंपनी के अतिरिक्त एक और कंपनी होती है जिसे बोला जाता है ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी। ओपीसी का अर्थ है कि एक प्राइवेट कंपनी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य होगा। इस कंपनी के अनुसार केवल एक ही व्यक्ति के पास अधिकार होता है, वो एक ही व्यक्ति कंपनी का ओनर होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वन पर्सन कंपनी में केवल एक ही व्यक्ति होता है और वो भारत का नागरिक होता है। ओपीसी का जो सदस्य जो होता है उसको केवल एक ही कंपनी का निर्माण कर सकता है और इसकी जो पेड अप कैपिटल होती है वो 50 लाख तक होती है। इसकी 3 वर्षों की औसत बिक्री 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी ओबीसी का जो उद्देश्य जो होता है वो किसी दान के लिए नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में इसका निर्माण केवल व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। और अगर किसी कंपनी के समामेलन के 2 वर्ष के बाद अगर उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा या उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा चला जाता है तो उस कंपनी को अपने आप को पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है। थैंक यू स्टूडेंट।